तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शिमो और टियानहाओ का जबरदस्त मुकाबला शुरू हो चुका और उसी दरमियान हुआ ने देखा कि जोंगशू अरीना में पहुंच गई है। तो हुआ उसे अपने साथ आने के लिए कहने लगा, हालांकि जोंगशू ने इसके लिए मना कर दिया, जिसके चलते वहाँ पर काफी बड़ा तमाशा खड़ा हो जाता है। इनफैक्ट शिमो और टियानहाओ भी अपना मुकाबला छोड़कर जोंगशू को बचाने के लिए पहुँच जाते हैं। तभी हुआ का फादर वुटोंग एक अच्छे इंसान बनने की नौटंकी करते हुए जोंगशू को अपने साथ चलने के लिए कहने लगा, मगर जोंगशू इसके लिए मना कर चुकी थी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर हुआ जोंगशू पर कई सारे इल्जामात लगा रहा था। वो कहता है कि तुम ठीक शादी के दिन मंडप छोड़कर भाग गई, तुम्हारी इस हरकत की वजह से हमारी वो फैमिली को काफी ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ा, इसलिए अब चुपचाप से मेरे साथ चलकर अपनी गलती को सुधार लो। वेल हुआ की ये सारी बातें सुनकर वहाँ मौजूद लोग भी जोंगशू के खिलाफ हो गए। वो कह रहे थे कि इस लड़की में कोई खोट होगी और इसी वजह से उसने वो फैमिली को जलील कर दिया। लेकिन वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो वो फैमिली के खिलाफ बोलने लगे, तो उनकी बातें सुनकर हुआ को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। इसलिए वो आगे बढ़ते हुए कहने लगा कि तुम्हारी वजह से हमें काफी ज्यादा जलील होना पड़ रहा है, इसलिए चुपचाप से मेरे साथ चलो। लेकिन उसी वक्त शिमो और योहान बीच में आ जाते हैं। योहान उससे कह रही थी कि जोंगशू तो तुम्हारे भाई की दुल्हन है ना, फिर तुम इतना क्यों उछल रहे हो, जल्दी से तुम्हारे भाई को यहाँ बुला लाओ। दरअसल हुआ का भाई मेंटली डिसेबल था, तो इसी वजह से हुआ चाहकर भी अपने भाई को यहाँ पर बुला नहीं सकता। उतने में ही वुटोंग बीच में आते हुए शिमो से कहने लगा कि तुमने और तुम्हारी सिस्टर ने मिलकर हमारी दुल्हन को अगवा किया था, इसके लिए मैं तुम दोनों को काफी अच्छी सजा दे सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। तुम दोनों काफी ज्यादा यंग हो, इसलिए मैं तुम्हारी इस नादानी को माफ कर रहा, साथ ही मैं जिन फैमिली के साथ ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहता, इसलिए अब यहाँ पर और तमाशा खड़ा मत करो। उतने में ही जोंगशू सामने आते हुए कहने लगी कि हाँ, मैं ये बात मानती हूँ कि वो फैमिली के साथ मेरा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन वो आगे कुछ बोल पाई इससे पहले हुआ ने सबके सामने अनाउंसमेंट कर दी कि देखो इस लड़की ने अपनी गलती मान ली है। मगर अब जोंगशू भी खामोश रहना नहीं चाहती। वो हुआ से कहने लगी कि तुम्हारी वो फैमिली ने हमारी एग्रीमेंट को ब्रेक किया, तुम मेरी शादी अपने पागल भाई के साथ करवाना चाहते थे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, जबकि मेरी शादी तो हुआ के साथ फिक्स हुई थी, फिर वुशुन का नाम इनविटेशन कार्ड पर क्यों डाला गया। जो सुनते साथ ही अब वहाँ मौजूद पब्लिक वो फैमिली पर काफी सारे सवाल उठाने लगी। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वो जोंगशू की शादी अपने पागल बेटे के साथ क्यों करवाना चाहते थे, आखिर इसके पीछे की सॉलिड वजह क्या होगी। साथ ही जोंगशू बता रही थी कि वो फैमिली ने खुद होकर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक किया, और वैसे भी जिस बंदे के साथ मेरी शादी फिक्स हुई थी वो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं करता, ना ही मैं यंग मास्टर हुआ को पसंद करती हूँ और ना ही वो मेरे टाइप के हैं, तो क्यों ना इस रिश्ते को यहीं पर ब्रेक किया जाए। जिस पर हुआ गुस्से में कहने लगा कि ना, इसका फैसला तेरे हाथ में तो बिल्कुल नहीं। मगर शिमो दोबारा से उसके सामने आ गया। वो कह रहा था, हुआ तूने जरा अपनी जुबान पर लगाम लगाना चाहिए, ये कॉन्ट्रैक्ट दोनों फैमिलीज ने मिलकर तय किया था, मगर अब जोंगशू उसके लिए मना कर रही है, तो तुम उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। और वैसे भी जोंगशू के फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो जोंगशू खुद अपनी जोंग फैमिली को रिप्रेजेंट करेगी। जिस पर हुआ कहने लगा कि ये हमारी फैमिली का इंटरनल मैटर है, तो तुम इसमें दखल नहीं दे सकते। वहीं पर जुआन भी शिमो के खिलाफ हो चुका था। वो कह रहा था, शिमो हम दोनों भी जिन फैमिली के मेंबर्स हैं, तो बेवजह वो फैमिली के मसलों में इंटरफेयर मत करो। लेकिन उतने में वांग टियानहाओ कहने लगा कि मैं शिमो के साथ अग्री हूँ, अब ये बस दो फैमिलीज की रेपुटेशन का सवाल नहीं रहा, बल्कि ये तो जोंगशू की जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन है, इसलिए हमने इस बात की तह तक जाना चाहिए कि आखिर गलती किसकी थी। उतने में ही वो फैमिली का हेड वुटोंग अपने बेटे से कहने लगा कि वो आप तुम पीछे हट जाओ, यहाँ से आगे का सारा मैटर मैं खुद हैंडल करूंगा। और अब वुटोंग जोंगशू से कहने लगा कि तुम्हारे फादर मेरे सबसे पुराने दोस्त थे, उन्होंने मुझ पर भरोसा करके तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी थी, इसीलिए ये तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारा ठीक से ख्याल रखूं। अब तुम खुद बताओ, जब से तुम वो फैमिली में आई थी, क्या तब से हमने कभी तुम्हें किसी बात के लिए परेशान किया? हमने तो तुमसे कभी कोई दहेज की बात भी नहीं की। हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम्हारी शादी को लेकर थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, लेकिन कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो और मैं सब कुछ तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। जरा अपने आसपास देखो, यहाँ पर ऐसे कई सारे लोग होंगे जो तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठा सकते, तुम्हारी रेपुटेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो मैं
ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आफ्टर ऑल तुम मेरे अच्छे दोस्त की बेटी हो। अब यहाँ पर जोंगशु उन लोगों को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गई। उसे अच्छे से पता था कि वो फैमिली कोई भी इल्जाम खुद के दामन पर नहीं लगा लेगी, बल्कि सारा ब्लेम जाएगा जोंगशु पर। वेल यहाँ पर शिमू को भी पता था कि जोंगशु काफी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है, इसलिए जोंगशु से कहने लगा कि मिस आपको वो फैमिली में जाना है या फिर कहीं और, इसका फैसला आप पर होगा। अगर आप वो फैमिली के साथ नहीं जाना चाहती तो मैं खुद आपको फेंगचिंग सिटी से बाहर किसी सेफ जगह पर पहुंचा दूंगा। और उतने में जोंगशु ने आगे आकर वो टोंग से सवाल पूछा, कहीं आप मेरी हुआ के साथ शादी करवा कर आपके दूसरे बेटे के चेम्बर में तो नहीं भेजोगे? मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अब मुझे आपकी वो फैमिली पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं रहा। जिस पर वो टोंग जवाब देते हुए कहने लगा कि मैं जरूर से तुम्हारी शादी मेरे बड़े बेटे हुआ के साथ करवा दूंगा, लेकिन इन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारी रेपुटेशन। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहला तुम घर चलो और वहीं जाकर हम आगे की बात करेंगे। जिस पर जोंगशु कहने लगी, सीनियर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन इन कुछ दिनों में मुझे पता चल चुका है कि आपका बेटा हुआ मुझे जरा भी पसंद नहीं करता। यहाँ पर बात बस मेरे रेपुटेशन की नहीं बल्कि मेरे भविष्य की है, और मुझे भी आपके बेटे से कोई लेना देना नहीं। तो क्यों ना हम इस एंगेजमेंट को ही ब्रेक कर दे, यही हम दोनों फैमिलीज के लिए सही फैसला होगा। तो प्लीज आप भी इस एंगेजमेंट को ब्रेक करके मुझे आजाद कर दीजिए। उसकी बातें सुनकर हुआ काफी ज्यादा भड़क गया था। वो जोंगशु से कहता है कि तेरी जैसी दो कौड़ी की लड़की के साथ मैं कभी शादी नहीं करने वाला था, लेकिन बस तेरी फैमिली की ब्लड लाइन और जोंगक्राफ्ट सीक्रेट मैनुअल के लिए हमें रिश्ता करना पड़ गया। वेल यहाँ पर हुआ ने गुस्से में आकर अपना असली मकसद ही उगल दिया था, जिसके चलते वूटोंग ने अपने बेटे के सीधे एक कान के नीचे बजा दी। वो कहता है कि तू एक नंबर का बेवकूफ है जो ऐसी बेवजह की बातें कर रहा। लेकिन अब जोंगशु को सब कुछ समझ आ चुका था। वो कहने लगी कि मुझे शक ही था कि आपको मेरी फैमिली की ब्लड लाइन और एंसेस्ट्रल जोंगक्राफ्ट सीक्रेट मैनुअल की जरूरत है, और इसी वजह से आपने मुझे अपने घर में रखा। वेल इस मैनुअल का जिक्र सुनते ही वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि जोंग फैमिली का एंसेस्टर मैनुअल काफी ज्यादा स्पेशल था। लोग कहते हैं कि वो फैमिली तो बहुत बड़ी गद्दार निकली, बस एक सीक्रेट मैनुअल के लिए उन्होंने एक लड़की की जिंदगी को खराब कर दिया। साथ ही अब जिन फैमिली के हेड भी वो टोंग से पूछने लगे कि बताओ क्या ये लड़की जो बोल रही है वो सच है? तो वो टोंग तुरंत ही सफाइयाँ देते हुए कहने लगा कि ये लड़की सरासर झूठ बोल रही। मैं जानता हूँ कि वो मैनुअल काफी ज्यादा स्पेशल है, लेकिन उसे हासिल करने के लिए भला मैं अपने बेटे का इस्तेमाल क्यों करूँगा? हालांकि वूटोंग की बातों पर अब किसी को भरोसा नहीं रहा। यूहान कह रही थी कि पहला तो तुमने उसकी शादी हुआ के साथ फिक्स की, लेकिन जब तुम्हें मैनुअल नहीं मिला तब तुमने जोंगशु से बदला लेने के लिए उसे अपने छोटे बेटे के साथ फंसा दिया। अब यहाँ पर वो फैमिली का पर्दा पूरी तरह से फाश हो चुका था, इसलिए हुआ जबरदस्ती जोंगशु को अपने साथ ले जाने लगा। वहीं पर शिमू उस पर पंच अटैक हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वूटोंग ने बीच में आकर उसके पंच को रोक लिया। वो कह रहा था, मेरे प्यारे भतीजे अब वो फैमिली के मैटर में इंटरफेयर करने की जरूरत मत दिखाना। साथ ही साथ वो शिमू पर अपना जबरदस्त प्रेशर रिलीज करने लगा, जिससे शिमू बुरी तरह से घायल होता है। जो देखते साथ ही यूहान शिमू को बचाने के लिए बीच में चली गई, लेकिन वूटोंग ने उस पर भी हमला कर दिया था। वो कह रहा था कि जिन फैमिली के बच्चों में तो जरा भी मैनर्स नहीं, उन्हें इतना भी समझ नहीं आता कि बड़ों के सामने कैसे पेश आना चाहिए। मगर उसी वक्त लेडी जिन की वहाँ पर एंट्री हो गई। उसने आते साथ ही पहला हुआ पर हमला कर दिया। साथ ही साथ वूटोंग को भी अपने एक ही पाम अटैक में काफी पीछे पुश कर देती है। सभी लोग लेडी जिन को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। वो वूटोंग से कहती कि आप एक पोस्ट हेवन रन के वॉरियर हो, मगर फिर भी आपने एक कमजोर बच्चे पर अटैक किया। आपको तो अपने इस वाहियात बर्ताव पर शर्म आनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए शिव की इंजरी को भी हील कर दिया। यूहान अपने मदर से कहने लगी कि आपने यहाँ आने में इतनी देर क्यों लगा दी? जिस पर लेडी जेन बता रही थी कि मुकाबले के आखिरी शो में ही ज्यादा मजा आता है। मैं तो बस फाइट देखने आई थी, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही तमाशा चल रहा। जिस पर जिन फैमिली के हेड कहने लगे कि मुकाबला अभी भी खत्म नहीं हुआ। मुझे पूरा यकीन है कि इस कॉन्टेस्ट को दोबारा से शुरू किया जाएगा, तो क्यों ना तुम मेरे साथ चलकर मुकाबले को एंजॉय करो। तभी लेडी जेन वूटोंग को धमकी देने लगी कि दोबारा से कभी मेरे बच्चों पर अटैक मत करना, वरना तुम्हारा ऐसा हशर होगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचोगे। यहाँ पर शिमू भी अपनी मदर का शुक्रिया अदा करने लगा, क्योंकि उनके यहाँ आने की वजह से ये सारा मसला हल हो गया था। यहाँ पर लेडी जेन वूटोंग से कहने लगी कि भले मैं आपके फैमिली में इंटरफेयर नहीं करना चाहती, लेकिन मैं भी एक औरत हूँ, इसलिए मैं एक लड़की पर अत्याचार होता हुआ नहीं देख सकती। मैंने सुना है कि आप जोंगशु को वापस ले जाने के बाद उसे पनिश करने वाले हो, जबकि एंगेजमेंट को ब्रेक करने वाले आप थे। आपने इस लड़की को धोखा दिया, इसलिए मुझे नहीं
लगता कि जोंगशु कोई पनिशमेंट डिजर्व करती है। इतना ही नहीं, आपने जोंगशु के साथ साथ मेरे बेटे की भी रेपुटेशन खराब कर दी, इसीलिए अब दोबारा से ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे हमारी जिन फैमिली की बदनामी हो। साथ ही साथ उन्होंने जोंगशु से भी सवाल पूछा कि क्या तुम अभी भी वो फैमिली के पास जाना चाहती हो, लेकिन उस बंदी ने इसके लिए मना कर दिया। जो सुनते साथ ही लेडी जेन सबको बताने लगी कि हमारी फेंगचेंग सिटी में कोई जबरदस्ती का रिश्ता नहीं होता, तो मैंने फैसला लिया है कि जोंगशु और वो फैमिली का अब कोई कनेक्शन नहीं। यहाँ पर वैसे तो वुटांग को लेडी जेन पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो जिन फैमिली की मेंबर होने की वजह से वुटांग को शांत रहना पड़ा। वो कह रहा था कि लेडी जेन आप काफी ज्यादा स्मार्ट हो, आपने बड़ी आसानी के साथ इस मसले को हल कर दिया, इसलिए अब मैं भी आपके खिलाफ नहीं जाऊंगा। लेकिन असल बात तो ये है कि ये बंदा दिल ही दिल में लेडी जेन को कोस रहा था और ये आगे चलकर जरूर से उनसे बदला लेगा। यहाँ पर जोंगशु भी खुश होकर लेडी जेन का शुक्रिया अदा करने लगी, जिसके बाद इस सभी लोग मुकाबला देखने के लिए तैयार हो गए। इधर एल्डर फेंगचन कांगहाई से पूछने लगे कि बताओ अब हम पिछले मुकाबले को कैसी रेटिंग दें। शिमो और टियानहाओ का मुकाबला तो बीच में ही इंटरप्ट हो गया, तो पता नहीं हम विनर का खिताब किसे देंगे। इसलिए अब कांगहाई सीधा अरीना में जंप लगा चुकी। वो ऑडियंस को बताने लगी कि इस कॉन्टेस्ट के कुछ रूल्स हैं। मुकाबले के दरमियान कोई भी डायस छोड़कर बाहर नहीं जा सकता, तो जिसने भी पहला डायस छोड़ी उसे लूजर डिक्लेयर किया जाएगा। तो इसी वजह से मैं इस मुकाबले का विनर वांग टियानहाओ को घोषित करता हूँ, क्योंकि शिमू तो डायस छोड़कर चला गया था और उतने में टियानहाओ भी अरीना में पहुँच गया। वो कांगहाई से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं उस मुकाबले का असली विनर था। दरअसल यहाँ पर जो भी शोर शराबा हुआ था उसी की वजह से शिमू को अरीना छोड़कर जाना पड़ा। इसी वजह से मैं ये नहीं बोलूंगा कि शिमू ये मुकाबला हार चुका। सो मैं आपके सामने एक रीमैच की रिक्वेस्ट करूंगा। ये सुनकर तो ऑडियंस टियानहाओ पर काफी ज्यादा खुश हो गई। वो कहते हैं कि ये बंदा तो राइचियस पाथ का एक सच्चा फॉलोअर है। इसे विनर घोषित करने के बावजूद भी इसने टाइटल लेने से मना कर दिया। वहीं पर दूसरे एल्डर्स भी टियानहाओ की इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसके चलते अब शिमू भी दोबारा से अरीना में पहुंच चुका था। यहाँ पर वो टियानहाओ का शुक्रिया अदा कर रहा था, तो टियानहाओ कहता है मेरे भाई भले ही हम दोनों दोबारा से मैच कर रहे, लेकिन ये मुकाबला तो मैं ही जीतने वाला हूँ। और फिर उसने फटाफट से अपने स्पीयर को स्पिन करते हुए सीधे वो शिमू की तरफ हमला करने के लिए रवाना हो गया। साथ ही साथ शिमू भी अपनी सनमून ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए टियानहाओ के अटैक को काउंटर करने लगा। वेल यहाँ पर शिमू ने बड़ी स्टाइल के साथ बेंड होते हुए टियानहाओ के अटैक को डॉच कर दिया और फिर वो भी टियानहाओ पर एक जोरदार स्लैश अटैक रिलीज कर देता है, जिसे टियानहाओ ने अपनी स्पीयर से रोक लिया और फिर इन दोनों की मुसलसल स्ट्राइक्स की शुरुआत हो गई। ये दोनों बड़ी तेजी के साथ एक दूसरे पर हमले किए जा रहे थे, जो देखकर ऑडियंस को भी मजा आने लगा। इनफैक्ट इनका ये वाला मुकाबला पहले मुकाबले से भी काफी ज्यादा भयानक था। इस बार इन दोनों ने अपनी अल्टीमेट पावर का इस्तेमाल किया था। इधर एल्डर फेंगचान भी कांगहाई से कहने लगा कि तुम तो काफी ज्यादा लकी हो जो तुम्हें शिमू जैसा डिसाइपल मिल गया। जिस पर कांगहाई उसके मजे लेते हुए कहने लगे कि मेरे भाई पिछले जन्म में मैंने काफी अच्छे काम किए थे, तो ब्लेसिंग के तौर पर मुझे शिमू मिल गया। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, अपने कर्मों को जरा सुधार लो, हो सकता है कि तुम्हें भी शिमू जैसा ही कोई पावरफुल डिसाइपल मिल जाए। इधर अरीना में टियानहाओ शिमू की ताकत से काफी ज्यादा इम्प्रेस था। उसने फटाफट से अपनी ब्लेजिंग एनर्जी को गैदर करते हुए शिमू पर कई सारे स्पीयर से अटैक कर दिए। तो यहाँ पर शिमू ने भी अपने 6 फॉर्म्स को क्रिएट कर लिया, जो कि वहाँ पर एक पावरफुल शील्ड को फॉर्म कर लेते हैं, जिसके चलते टियानहाओ का एक भी अटैक शिमू पर हिट नहीं हो पाया। मगर आखिर के कुछ स्पीयर ने शिमू की शील्ड को ब्रेक कर दिया, जिसके चलते वो काफी पीछे पुश हो चुका था। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि टियानहाओ इस बार जीत जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाया। यहाँ पर जुआन ने नोटिस किया कि उसके फादर शिमू की इस मुकाबले को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हैं। इनफैक्ट वो शिमू के लिए खुश थे। वो कहते हैं कि काश मेरे बेटे जुआन के पास भी शिमू जैसा लड़ने का जज्बा होता। शिमू की जितनी तो नहीं, लेकिन उससे आधी भी हिम्मत इसके पास होती तो ये जरूर से कोई न कोई कारनामा कर दिखाता। अपने फादर के मुंह से ये सारी बातें सुनकर जुआन को पिछली बातें याद आने लगी। दरअसल जिनवेई हमेशा ही अपने बेटे को डांटते थे, क्योंकि जुआन ने ची स्पिरिट पिल लेने के बावजूद भी वो अपने ची सेंस को कॉम्प्रहेंड नहीं कर पाया। इसलिए वो
सारी बातें याद करके जुआन के तो मानो खून में ही आग लग गई। इधर शिमू ने अपनी ची पावर का इस्तेमाल करते हुए टियानहाओ पर एक जोरदार अटैक कर दिया था, मगर टियानहाओ उसे अपनी स्पीयर से रोकते हुए उस पर काउंटर स्ट्राइक हिट करने लगा। वो कह रहा था, शिमू मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तूने मेरी विनिंग मूव को भी डॉच कर दिया। जिस पर शिमू कह रहा था, मेरे भाई मुझे हराना इतना भी आसान नहीं। अगर वाकई तुम मुझे हराना चाहते हो तो अपनी किसी पावरफुल मूव का इस्तेमाल करो। अगर ऐसे ही फाइट करते रहे तो इसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। तो टियानहाओ भी उसकी बात मानते हुए अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। वो कह रहा था कि ये हमारी आखिरी मूव होगी, इसमें हम दोनों में जो भी घायल होगा वो इस मुकाबले को हार जाएगा। वेल यहाँ पर टियानहाओ ने अपनी ची सेंस को ब्लेजिंग फायर स्पीयर के साथ मर्ज कर दिया था। ये सब देखकर ही टियानहाओ के मास्टर तो काफी ज्यादा हैरान थे। वो कह रहे थे कि कुछ दिनों पहले टियानहाओ इस मूव का बिल्कुल भी यूज नहीं कर पा रहा था, लेकिन शायद उसने कड़ी मेहनत की है। वहीं पर टियानहाओ की भयानक एनर्जी को देखते साथ ही शिमू समझ गया कि टियानहाओ की पावर अब पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। उसने फटाफट से टियानहाओ पर एक स्लैश और अपनी मून ब्लेड से वार किया, मगर टियानहाओ ने शिमू के दोनों अटैक को काउंटर कर लिया था। उसने तो हवा में जंप लगाते हुए अपनी फाइनल मूव को एक्टिवेट कर दिया। उसकी ब्लेजिंग फ्लेम्स पूरे आसमान में छा चुकी थी। दरअसल ये वांग फैमिली की सबसे स्पेशल टेक्निक है जिसमें उनकी ब्लड लाइन की पावर का यूज होता और इसे रेजिंग इनफर्नो कहा जाता था। वेल इस मूव को देखते साथ ही अरीना में मौजूद हर एक शख्स काफी ज्यादा शॉक हो गया। वहीं पर शिमू भी टियानहाओ की इस टेक्निक को देखकर हैरान था। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि टियानहाओ के पास अपनी फैमिली की लेगेसी के साथ साथ एक नेचुरल टैलेंट भी है और वही टियानहाओ को सबसे ज्यादा स्पेशल बनाता। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं टियानहाओ के सामने हार जाऊंगा। और अब हमें कुछ दिनों पहले की कहानी दिखाई गई। शिमू ने इस 4 हॉल कॉन्टेस्ट के लिए काफी अच्छी तैयारी की थी। वेल यहाँ पर शिमू आयरन रिफाइनिंग टेक्निक को मास्टर करना चाहता था। तभी मास्टर कांघाई ने उसकी बॉडी पर अपने बड़े बड़े हैमर से अटैक करना शुरू कर दिए। वो शिमू को बताती है कि इस आयरन रिफाइनिंग टेक्निक को मास्टर करने के बाद तुम्हारी पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन इस पावर को हासिल करने के लिए तुम्हें मेरी मार को भी झेलना होगा, इसी से तुम्हारी बॉडी टेम्पर होगी। वेल मेरी इस टेक्निक को बहुत ही कम लोग मास्टर कर पाते हैं, तो चलो देखा जाएगा कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। यहाँ पर शिमू को उनके हैमर अटैक की वजह से काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन उस बंदे ने बिल्कुल गिव अप नहीं किया। और फिर एक पल ऐसा आया कि शिमू की बॉडी से रिलीज होने वाली ऑरा ने ही कांघाई के हैमर्स को दूर पटक दिया। और अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। यहाँ पर शिमू ने अपने आसपास एक पावरफुल शील्ड को फॉर्म कर लिया था। वो कह रहा था कि भले ही टियानहाओ टैलेंटेड है, मगर मैंने भी काफी सारी मेहनत की है, तो मेरा हार्डवर्क उसके टैलेंट से कम नहीं हो सकता। इधर सबके दिल की धड़कनें काफी ज्यादा तेज हो चुकी थी। कई लोगों को तो पूरा यकीन था कि शिमू इस मुकाबले को हार जाएगा, लेकिन उतने में ही शिमू ने अपनी पावर्स को रिलीज कर दिया। यहाँ पर शिमू ने अपनी 7 फॉर्म्स को समन कर लिया था। वेल शिमू ने अपनी इस मूव को नाम दिया था विंड फ्लावर मून स्लैश, जिसे देखते साथ ही टियानहाओ के तो मानो होश ही उड़ गए। और फिर एक ही सेकंड में इन दोनों ने एक दूसरे पर अटैक कर दिया और फिर एक ही सेकंड बाद सब कुछ शांत हो जाता है। टियानहाओ शिमू से कह रहा था कि तुम्हारा ब्लेड वर्क मुझे काफी ज्यादा एक्सीलेंट लगा, और उतने में ही टियानहाओ पर शिमू की ब्लेड का असर हो गया। उसकी बॉडी पर बहुत ही खतरनाक कट लग चुका था। उतने में ही टियानहाओ के मास्टर जू ने वहां आकर उसके मेरिडियंस को सील कर दिया और टियानहाओ की तारीफें करते हुए कहने लगे कि तुमने आज काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तुम वांग फैमिली के मेंबर हो, तुम जीतोगे भी शान के साथ और हारोगे भी शान के साथ। वहीं पर शिमू भी काफी ज्यादा पैनिक होकर टियानहाओ के पास पहुंच गया। उसे डर था कि कहीं उसके अटैक की वजह से टियानहाओ बुरी तरह से घायल न हो गया। तभी एल्डर जू शिमू से कहते कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैंने टियानहाओ के मेरिडियंस को ऑलरेडी सील कर दिया है, बहुत ही जल्द उसकी इंजरी भी ठीक हो जाएगी। वहीं पर टियानहाओ भी शिमू के साथ हाथ मिलाते हुए कहने लगा कि आज के मुकाबले में काफी ज्यादा मजा आया। शिमू भी खुश था कि टियानहाओ ने उसके खिलाफ कोई भी ग्रज नहीं रखा, बल्कि वो दोनों तो अब काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। और अब एल्डर जू ने सबको बता दिया कि शिमू इस मुकाबले का विनर बन चुका है। जो सुनते साथ ही सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो गए। इनफैक्ट लेडी जेन के चेहरे पर भी स्माइल थी। इधर कांघाई शिमू की तारीफें करते हुए कहने लगे कि इस बच्चे ने तो मुझे
सरप्राइज कर दिया। इसने 7 ब्रीदिंग टेक्निक को मास्टर किया है और मुझे इसकी खबर भी नहीं लगने दी। इतना ही नहीं, एल्डर जू भी कांघाई को बधाइयाँ देते हुए कहने लगे कि शायद आपका डिसाइपल ही इस 4 हॉल कंपटीशन का विनर बनेगा। लेकिन अभी तक ये कॉन्टेस्ट खत्म नहीं हुआ था। एल्डर फेंगचन सभी कल्टीवेटर से पूछने लगा कि अगर तुम में से किसी में भी हिम्मत है तो जाओ जाकर शिमो का मुकाबला करो। मगर उनमें से कोई भी बंदा अरीना में जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि शिमो ने टियानहाओ के नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट के टाइटल को रिक्लेम किया है। इधर हुआ तो शिमो को देखकर ही अपने दांत पीसने लगा। वो कहता है कि अगर मेरा बस चलता तो मैं खुद ही जाकर शिमो को तगड़ी टक्कर देता। और तभी उसकी नजर पड़ी शिमो के कजन जुआन पर, जो कि गुस्से में काफी ज्यादा तिल मिला रहा था। इधर फेंगचन कहते कि शायद कोई भी ऐसा बंदा नहीं जो शिमो को चैलेंज करना चाहता। अरे वो शिमो को 4 हॉल कॉन्टेस्ट के विनर घोषित करने वाले थे कि तभी उन्हें किसी की आवाज आई। सभी लोग हैरान थे कि पता नहीं कौन बंदा शिमो को चैलेंज करना चाहता। और तभी शिमो ने पलटकर देखा कि उसका कजन वहाँ पर पहुँच चुका है। वो शिमो से कह रहा था कि मैं जिन जुआन तुम्हारा मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मगर उतने में ही जुआन का फादर वहाँ पर पहुँच जाता है। वो जुआन से कह रहा था कि शिमो अपनी फैमिली का हिस्सा है तो तुम उसे चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन जुआन की नफरत ने सारी हदें पार कर दी। वो अपने फादर की भी नहीं सुनता। वो अपने फादर से कह रहा था कि चुपचाप से अपनी जगह पर जाकर बैठ जाए, मैंने ऑलरेडी शिमो को चैलेंज किया है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।